नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वादों की जो झड़ी है वो इस दौरान यहां पर लग रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे प्रजाध्वनि नाम दिया गया है। इसमें पार्टी ने कर्नाटक की जनता के लिए कई बड़े वादे किए हैं। गरीबों से लेकर किसानों, महिलाओं और बच्चों तक का जिक्र किया गया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 7A का जिक्र किया है। इसमें अन्न, अक्षर, आरोग्य, अभिवृद्धि और अभय शामिल हैं। गरीबों को साल भर में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर से लेकर आधा लीटर नंदिनी दूध तक देने का वादा किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक समान नागरिक संहिता का वादा। अब इस वादे के बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो विपक्ष के निशाने पर आ गया है। विपक्ष इसे वोटरों का ध्रुवीकरण की कोशिश करार दे रहा है। बीजेपी ने कर्नाटक में दोबारा सरकार बनने पर समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का बड़ा दाव खेला है। ये वही दाव है जिसको बीजेपी ने उत्तराखंड और असम में चला और कामयाबी भी मिली। दरअसल सोमवार को बेंगलुरु में पार्टी दफ्तर में बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री बसवराज और वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। बीजेपी इसे विजन डॉक्यूमेंट कह रही है और इसकी थीम है प्रजाध्वनि यानी जनता की आवाज। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। घोषणा पत्र के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इस उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर हम कर्नाटक में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भारत का संविधान हमें समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। सभी के लिए न्याय और किसी का भी तुष्टीकरण नहीं, यही हमारी नीति है। It was in 2008 that the Shimoga Airport, the foundation stone was laid. And in 2013 when Sitaramaiah came, it was full brakes were applied. From 2013 to 2019, not even one brick was put in Shimoga Airport. And in 2019 to 2023, only in a short span of 4 years, Shimoga Airport was dedicated to the people of Karnataka. That we have to understand. If I talk about the airports, certainly I would like to share with you that the Kalaburgi airport is operational and now 6 airports are being constructed. The same way, Tumkur, Chitradurga, Davangere railway line, Bagalkot, Kudachi and Gadagwadi railway line are expedited. Historic increase in railway budget has been 9 times. That we have to again understand the development part has taken. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। जिस भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, वहाँ शादी, तलाक, उत्तराधिकार, जमीन, जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। अब बीजेपी ने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा क्या किया, विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई। विपक्ष इसे बीजेपी की ध्रुवीकरण की कोशिश करार दे रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा भी अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई लोक लुभावन वादे किए हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटने का विरोध करने वाली बीजेपी ने कर्नाटक की सत्ता को बरकरार रखने के लिए मुफ्त के वादों की झड़ी लगा दी। नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ये वातानुकूलित कमरे में बैठकर नहीं बनाया गया है, बल्कि राज्यों के कोने कोने का दौरा करके कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर लाखों लोगों से सुझाव प्राप्त करके इसे बनाया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र प्रजाध्वनि में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा जनता से और कौन कौन से वादे किए हैं। घोषणा पत्र में सबसे पहला वादा है बीपीएल परिवारों को हर साल 3 फ्री गैस सिलेंडर उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली के मौके पर दिए जाएंगे।
नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में किफायती गुणवत्ता वाला और स्वस्थ भोजन देने के लिए अटल आचार केंद्र स्थापित होंगे। पोषण योजना के तहत बीपीएल परिवार को हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूध मिलेगा। बीपीएल परिवार को हर महीने 5 किलो श्री अन्न श्री धन्य राशन किट मुहैया कराई जाएगी। बेघरों के लिए 10 लाख मकान तैयार किए जाएंगे। दलित महिलाओं के नाम 10,000 की एफडी। सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप होगा। 5 लाख के लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पत्र को डेवलपमेंट सेंट्रिक यानी विकास पर केंद्रित बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में कर्नाटक बीजेपी सरकार ने प्रदेश में जो अच्छे काम करवाए हैं, इसे घोषणा पत्र से उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा तय होगी। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान 10 मई को होगा और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यहाँ पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। हालांकि किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। बाद में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन नाटकीय सियासी घटनाक्रम के बाद बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। अब देखना है कर्नाटक की सियासत में इस बार कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का है। बीपीएल परिवार को 3 मुफ्त सिलेंडर और प्रतिदिन आधा लीटर दूध का वादा किया गया है। अटल आहार केंद्र स्थापित कर किफायती भोजन देने की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर ये मैनिफेस्टो खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सुनिश्चित आय सहायता, सभी के लिए सामाजिक न्याय, सभी के लिए विकास, समृद्धि पर फोकस किया गया है। तो इन तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए पैनल में इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर टीना कर्मवीर जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीना जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, परिवारों को दूध, अनाज, त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर, ये सब तो लुभावने वादे हैं, लेकिन यूसीसी और एनआरसी आजमाने वाले वादे जो हैं बीजेपी से विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि कर्नाटक इलेक्शन में अब 13 मई को सारी जनता के सामने होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी और कांग्रेस आने वाली है। तो हम बहुत उत्साहित हैं। जिस तरीके से सर्वे भी दिखा रहे हैं, पोल सर्वे, तो हमें 1% भी इस बात का, जिस तरीके से ये अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी के बारे में डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, और इससे पहले इनके चुनाव में उत्तराखंड से लेकर असम में फायदा हुआ, लेकिन कर्नाटक में ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं ये क्यों स्पष्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मुद्दा है 40% कमीशन खोरी सरकार के बारे में है। जिस तरीके से इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने मिलकर, बोमई सरकार ने मिलकर जिस तरीके से कर्नाटक की जनता को लूटा है, हाँ, अब जनता ऐसा नहीं चाहती है। जनता चाहती है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सर्वे करवा लीजिए, अब तो साफ हो जाएगा 13 मई को। सब लोग यही बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी है। चाहे अभी ये ध्यान, ये तो सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई के सवाल को दबाने के लिए। कांग्रेस की वापसी है ये आप कह रही हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना कि कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, ये हम जनता पर ही छोड़ देते हैं। देखिए, जनता पहले ही मन बना चुकी है, जनता मन बना चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस आ रही है जी।
मन का किसी का पता नहीं चलता। टीना जी, सिर्फ अपने मन की हम जान सकते हैं, दूसरे का मन क्या कहता है ये हमें पता नहीं चल पाता है। और चुनावों में तो हम देखते भी हैं कि जब जीत का दावा किया जाता है, जीत के वादे किए जाते हैं, लेकिन परिणाम कई बार उसके विपरीत भी आ जाता है। अच्छी बात है कि आप बहुत आश्वस्त हैं, लेकिन महेश जी, आपका दावा है कि लाखों लोगों के बीच सर्वे से यह घोषणा पत्र तैयार हुआ है। एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्हीं लोगों की मांग है, या बीजेपी का अपना एजेंडा है, या मत ध्रुवीकरण का एक्सपेरिमेंट है? क्या यह दक्षिण के द्वार तक काम करेगा? नहीं, इस देश में गैर कानूनी, गैर संवैधानिक मानसिकता को तैयार करने का जो काम लगातार कांग्रेस करती रही है, आज उसका कहीं प्रतिक्रिया जो है एनआरसी या यूसीसी के ऊपर जो है इनकी वो सोच कहीं दर्शाती है। सवाल यह है कि यूसीसी जो है, क्या संविधान उसको अलाउ नहीं करता है? संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूसीसी लानी चाहिए, तो विरोध किस बात का? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कह देती है तो मुस्लिम विरोधी हो गया। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना क्या गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है? पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। और एनआरसी की बात जहां तक आप कर रही हैं, तो 1951 से एनआरसी इस देश में है या नहीं है, पहले ये चीज तय हो जाना चाहिए। विरोध करने का, राजनीति करने का एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीका जो है कांग्रेस जो अख्तियार कर रही है, उसको आज में अगर हम नहीं बताए तो इस देश में बदस्तूर यही करते आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से लोगों के जो है जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। किसी को कह देते हैं सड़क पे मस्जिद बना लो, किसी को कहते हैं तुम दरगाह बना लो, फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम जो है पार्क नमाज पढ़ना शुरू कर दो, तुम जो है रोडों पे नमाज पढ़ना शुरू कर दो। अब जब उसके ऊपर कार्रवाई होती है कानूनी, ये कहते हैं कि देखिए मुस्लिम विरोधी चेहरा है, देखिए ये गलत काम कर रहे हैं। अब आज की घोषणा पत्र की बात कर लीजिए। सवाल है कि तो शर्म आ रही है कांग्रेस की घोषणा पत्र और जिस तरह के वो लोग बात कर्नाटक में रख रहे हैं, आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए और उस कहीं से भी ये बता दीजिए कि जो 20 साल पहले कांग्रेस कह रही थी आज भी वही कह रही है। तो अगर आप 20 साल पहले जो आप कह रहे थे आज भी वही समस्या, उसी की समाधान आप ढूंढने चले हैं, तो इससे बड़ी, इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर टीना। जो 20 साल पहले आप बातों को दोहरा रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम ये कार्य करेंगे, 20 साल बाद भी आप फिर से जनता से वही वादे कर रहे हैं। देखिए, हमारे वादे झूठे नहीं होते, ये झूठ लूट की सरकार है। हमारे वादे जुमले नहीं होते। हम जो मैनिफेस्टो में तय करते हैं वही जनता तक पहुंचाते हैं। इसका उदाहरण मैं दे देती हूँ। चाहे हिमाचल के अंदर ओपीएस को लागू करना हो, तो राजस्थान के अंदर सिलेंडर के दाम को लेकर हो, या छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां जहां हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जो वादे मैनिफेस्टो में देती है, जनता के बीच जाकर बोलती है, वही वादे पूरे करती है। भाजपा की तरह नहीं है। आप रोजगार पर बात कीजिए, 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे आप, तो देश के प्रधानमंत्री कितने झूठे हैं कि कितना बोलते हैं, इस तरीके के वादे करते हैं। और फिर आप इसी कर्नाटक इलेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर भी हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ा जाए, पर हम वही मुद्दों पर बात करेंगे। हम इस तरीके का कोई झूठा वादा नहीं करेंगे जो हम पूरा नहीं कर पाए। बात तो सही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी रोजगार, बिजली, पानी, किसानों और गरीबों को आर्थिक मदद देने जैसे कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने जनता को सीधे लाभ और राहत देने वाले ऐसे ही वादों से हिमाचल आपसे छीन लिया था। नहीं, हिमाचल में हमारा वोट जो है ना कमोबेश, हमारा वहाँ जो है वोट जो है 1% घटा, लेकिन हमारी सीटें ज्यादा वहाँ घट गई। एक बात। दूसरी बात कि अब इन्होंने कहा छत्तीसगढ़, राहुल गांधी जी ने शपथ लेके रैली में, जनसभा में, और इनकी जो उस समय इन्होंने वचन पत्र या कुछ संकल्प पत्र इन्होंने जारी किया और राहुल जी ने किया, और उसमें कहा कि छत्तीसगढ़ में 72,000 रुपया जो है बेरोजगार युवाओं को हर साल दिया जाएगा। 72 रुपया नहीं दिया गया। राजस्थान में योजना के बारे में पता है आपको? 25 किलो हर आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, अनाज जो है आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। न्याय योजना के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, आप पढ़िए जाकर, देता हूँ। अगर मेरी अपना होमवर्क ठीक करके आइए।
तो इस चैनल पे मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ये बात सही निकले तो आप माफी मांगेंगे। एक बात। दूसरी बात आप सुन, आज की चीज में जो भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का हम जो कर्नाटक की जनता की भलाई में या कर्नाटक के हित में हम लेकर आए हैं। टीना जी, मुस्लिम ओबीसी आरक्षण खत्म करने के बाद बीजेपी घोषणा पत्र में एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे वादे कर रही है। बीजेपी की नीतियों को कांग्रेस भी समझ रही होगी, तब भी आप पुराने मुद्दे दोहरा रहे हैं। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी भी है, क्योंकि अगर ये महिला विरोधी पार्टी नहीं होती तो जंतर मंतर पर आज जो खिलाड़ी बैठे हैं वो धरना नहीं दे रहे होते। मुस्लिम विरोधी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश में न मुस्लिम सुरक्षित है। इन्होंने आरक्षण जिस तरीके से खत्म किया कर्नाटक में सबके सामने था। अब मैं कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर की बात करूं, ये बार बार कह रहे थे कि 370 हटाने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत देखिए क्या हो गई है। इनको हमारी पहले इसी बात का जवाब ले लेते हैं। पहले इसी बात का जवाब ले लेते हैं। महेश जी, आपने सुना ही होगा, टीना जी कह रही हैं कि आप मुस्लिम विरोधी भी हैं और महिला विरोधी भी। नहीं, टीना जी को जानकारी कम है, अज्ञानता बस बहुत सारी बातों को कह रही है। उनके जो विधानसभा अध्यक्ष वहां रहे हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या बोला था भरी विधानसभा में, अगर आप याद कर लें। विश्वकन्या कौन बोल रहा है? करने वाला विश्वकन्या कौन बोल रहा है? आप जवाब देंगे? आपके विधायक नेता बोल रहे हैं। वहाँ जो रमेश कुमार थे, इनको याद दिला दीजिए कि जब उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार करने का जो उन्होंने कहा कि मजा कुछ और क्या क्या बोला था। मैं चैनल पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आप दोनों महिलाएं हैं, मुझे शर्म आ रही है। और उस पर प्रियंका जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, राहुल जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो आप छोड़ दीजिए इन सब चीजों को। महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? हमारी बहनें आज कितना शक्तिशाली हुई हैं। 9 दिन हो गए स्त्री सशक्तिकरण। वही तो वो सवाल करनी है ना कि जो महिलाएं हैं, जो खिलाड़ियां हैं, वो धरने पर बैठी हुई हैं। अगर आपको उनकी सुरक्षा की इतनी ही चिंता है तो आप लोगों ने अपनी तरफ से क्यों प्राथमिकता नहीं दिखाई? क्यों उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है और आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए। देखिए, उनका जो जब वो पहली दफे धरने पे बैठे, तो उनके साथ कोई पॉलिटिकल जो है बाजार नहीं था। उन्होंने वो वहाँ खेल मंत्री जी के पास गई और खेल मंत्री जी ने उसके ऊपर एक कमेटी बनाई, उसकी इंक्वायरी हुई। उस इंक्वायरी की जो फाइंडिंग आई, उस रिपोर्ट पे कार्रवाई जब शुरू हुई, तो उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आप एक उदाहरण देके या एक प्रमाण दे दीजिए कि वो किसी थाने में गए जहां उन्होंने कंप्लेन दिया कि मेरा एफआईआर होना चाहिए, थानेदार ने एफआईआर नहीं किया और उस एफआईआर ना होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए। ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, टीना जी आप जवाब दीजिए इस पर, क्योंकि इस तरह लगातार जो खिलाड़ी हैं उनका ये कहना था कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद मैं वापस डिबेट पर आऊंगी क्योंकि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। एक लाइन में जवाब दीजिए। बिल्कुल। देखिए, अगर पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने अगर उनकी कंप्लेंट दर्ज कर ली होती तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की जरूरत क्या पड़ती? दिल्ली पुलिस किस दबाव में है? आप जवाब दीजिए। दिल्ली पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? गृह मंत्री के दबाव में काम कर रही है? गृह मंत्री के दबाव में काम कर रही है। क्यों सुप्रीम कोर्ट को अपना इंटरवेंशन लेना पड़ा? उनको क्यों बीच में आना पड़ा और कहा कि इनको सुरक्षा भी दी जाए? सही बात है। और इस विषय पर हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं। टीना जी, महेश जी, हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं क्योंकि आज हम कर्नाटक को लेकर बात कर रहे हैं। टीना जी, बीजेपी ने मैसूर फिल्म सिटी का नाम पुनीत राजकुमार के नाम पर करने का वादा किया है। इससे बीजेपी को ओल्ड मैसूर इलाके में कुछ फायदा होगा। वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बेंगलुरु को राजधानी क्षेत्र के तौर पर विकसित करने का वादा भी किया है। इन वादों की काट कुछ है आप लोगों के पास? देखिए, हम तो जनता तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये महंगाई के सवाल पर नहीं बोलते, बेरोजगारी के सवाल पर नहीं बोलते, इनका सिर्फ नाम बदलने तक ही इनकी पार्टी का काम ही सिर्फ इतना रह रहा है कि नाम बदल दो और टीवी पर आकर झूठ बोल दो कि आज हम ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। एक स्कीम ये लॉन्च नहीं करते कि दूसरी स्कीम ले आते हैं, डाइवर्ट कर किस तरीके से। आप उस स्कीम का तो फायदा दे दीजिए। आपने उज्ज्वला दी थी,
कितनी महिलाओं ने रिफिल करवाया गैस सिलेंडर, कितनी महिलाओं ने रिफिल करवाया? डाटा है किसी के पास? ये कोई डाटा नहीं है। आप एनसीआरबी का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। बिल्कुल नहीं, कोई डाटा नहीं है सर, कोई डाटा नहीं है। महिलाओं ने कोई रिफिल नहीं करवाया। सिलेंडर घर में रखे हुए हैं, सिलेंडर घर में रखे हुए हैं। आप लोग फील्ड में नहीं जा रहे हैं, आप लोग ग्राउंड में जाकर रियलिटी देखिए। सिर्फ टीवी डिबेट में या उसके बावजूद प्रधानमंत्री नहीं, ऐसा नहीं है। रिफिल नहीं करवाया, जनता यही कह रही है। आप देखिए कि होली पर भी तो आपने दिया था ना 50 रुपए, महंगाई कर दी थी, महंगाई कर दिया था एक समय में। सिलेंडर के दाम आरोप में दम होता तो हम कहीं बाहर होते। स्मृति ईरानी जी बड़ी जल्दी भाग कर आ जाती थी। आज स्मृति ईरानी कहाँ है? चाहे महिलाएं ये प्रोटेस्ट कर रही हूँ या फिर सिलेंडर के दाम पर ही वो बोले तो कुछ भी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा और जनता चाहेगी कि इस बार ऐसा नहीं हो। इस बार झूठे जुमले जो सरकार दे रही है उसको हम नहीं सुनेंगे। हिमाचल की तरह कर्नाटक में भी कांग्रेस की वापसी होगी और इनको मुंह तो जवाब दिया जाएगा। जनता इनको जवाब देगी। कौन सच्चे वादे कर रहा है और कौन झूठे वादे कर रहा है, ये तो जो नतीजे आएंगे, जो परिणाम आएंगे, वो ही साफ कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।